भाषा विचार। बच्चों, आज हम भाषा के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा की जानकारी, मानक भाषा किसे कहते हैं, बोली व उपभाषा में क्या अंतर है, लिपि किसे कहते हैं, साहित्य किसे कहते हैं और व्याकरण का क्या अर्थ है। बच्चों, आओ समझें। सुरुचि, तुम मंच पर गीत सुनाने के लिए तैयार हो? जी मैम। अमन, तुम यहाँ किस लिए बैठे हो? मैम, मैं कार्यक्रम की रिपोर्ट लिख रहा हूँ, मुझे आज ही यह रिपोर्ट देनी है। इस दृश्य में सभी लोग अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। इन भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम ही भाषा है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। भाषा। यहाँ सुनीता केवल संकेतों का प्रयोग कर अपने दोस्तों को अपने मन के भावों को बता रही है। सुनीता, बच्चों, क्या आप सुनीता की बात को पूर्णतः समझ पाए? अतः संकेतों द्वारा मनोभावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाता, क्योंकि इसमें पूरी बात समझ में नहीं आती। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा के भेद। मुख्य रूप से भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। पहला, मौखिक। आओ समझें। सुनैना, माताजी, पिताजी, हमें अध्यापिका ने कक्षा में आकर बताया कि इस बार ग्रीष्मावकाश में विद्यालय की ओर से छात्रों को ऊटी ले जाया जाएगा। माता पिता ने उसकी बात ध्यान पूर्वक सुनी और उसे ऊटी जाने की अनुमति दे दी। यहाँ अध्यापिका तथा सुनैना ने अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुँचाई और छात्रों तथा माता पिता ने उसकी बात सुनकर समझी। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है तथा श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। दूसरा, लिखित भाषा। यहाँ सुनैना ऊटी की यात्रा का अनुभव गृह कार्य में लिख रही है। बाद में अध्यापिका ने पढ़कर गृह कार्य का मूल्यांकन किया। यहाँ सुनैना ने लिखकर अपने अनुभवों को व्यक्त किया तथा अध्यापिका ने पढ़कर उसकी बात समझी। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। बच्चों, आओ भाषा के विषय में थोड़ा और जानें। मातृभाषा। मातृ जमा भाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा। वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। राष्ट्रभाषा। राष्ट्र जमा भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। अतः हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। राजभाषा। राज जमा भाषा अर्थात राजकाज की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन
हिंदी दिवस मनाया जाता है। संपर्क भाषा, संपर्क जमा भाषा अर्थात संपर्क की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मानक भाषा। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर बोलियों तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। कौन सा रूप शुद्ध तथा मानक है, यह जानने में कठिनाई का अनुभव होता है। इस कारण भाषा में एक रूपता की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। उदाहरण: अमानक रूप, मानक रूप। ध, अंत, अंत। संबंध, संबंध। बोली व उपभाषा। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। सभी बोलियों में केवल खड़ी बोली का विकास होता गया और उसने आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया। अतः बोली भाषा का अल्प विकसित रूप जरूर है, परंतु उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब वह उपभाषा बन जाती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी और इनका क्षेत्र भी बड़ा था, अतः ये उपभाषाएं बन गईं। जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, तब वह भाषा का रूप ले लेती है। हिंदी उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। उपभाषाएं: बोलियां, पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी: मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। पहाड़ी हिंदी गढ़वाली, कुमाऊनी। मागधी, मगही, भोजपुरी, अंगिका। लिपि: उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कुछ भाषाएं व लिपियां। भाषा, लिपि: मराठी, नेपाली, देवनागरी। अंग्रेजी, रोमन। उर्दू, फारसी। साहित्य: किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। इसमें ज्ञान व अनुभव की बातें निहित होती हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है: गद्य साहित्य तथा पद्य साहित्य। गद्य साहित्य: जब साहित्यकार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। जैसे गद्य, पत्र, संस्मरण, निबंध, नाटक, लेख, उपन्यास, कहानी, जीवनी। पद्य साहित्य: जब साहित्यकार अपने विचार तुकबंदी अथवा लय द्वारा व्यक्त करते हैं, तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। जैसे दोहा, छंद, कविता, साखी, गीत, पद। व्याकरण: आपने यह जाना कि वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द, शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य तथा वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा बनती है। यदि ये व्यवस्थित न हो, तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी। किस वर्ण, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है। अर्थात व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है। अर्थात
व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आओ दोहराएं। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा का प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा का रूप मानक भाषा कहलाता है। बोली भाषा का अल्प विकसित व क्षेत्रीय रूप होती है। उपभाषा बोली का विस्तृत रूप होती है। लिपि ध्वनियों को लिखने की विधि होती है। साहित्य किसी भाषा का संचित ज्ञान कोश होता है।